गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की क्लासेस में आपका स्वागत है। कल प्रीवियस क्लास हमने यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से फ्रिंज चौड़ाई एवं तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कर लिया था। मतलब तरंग दैर्ध्य और फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कर ली थी। आज हम फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता, मतलब फ्रिंज चौड़ाई किस किस के ऊपर निर्भर करती है, ये हमारा टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता। फ्रिंज चौड़ाई फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता। फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता मतलब फ्रिंज चौड़ाई किस किस के ऊपर निर्भर करती है। तो फ्रिंज चौड़ाई निर्भर करती है, हमने देखा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि बीटा बराबर, हमारा फॉर्मूला था, हम ध्यान रखने के लिए देख लेते हैं, क्योंकि बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी, ये फॉर्मूला था हमारा, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। इससे हमने फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात की थी। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम देखते हैं, हमें पता है फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता। फ्रिंज चौड़ाई किस किस के ऊपर निर्भर करेगी? तो फ्रिंज चौड़ाई तो निर्भरता जो है, एक तो लैम्डा के ऊपर तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगी। ये कैपिटल डी कहां से कहां तक की दूरी थी? मतलब S1 S2 से लेकर पर्दे की दूरी, तो ये हो गई S1 S2 से लेकर पर्दे के मध्य की दूरी, और डी हो गई दोनों स्लिटों के S1 और S2 के मध्य की दूरी। तो इन तीनों के ऊपर ये निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम निर्भरता में देखेंगे कि फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता यही लिखा हुआ है, लैम्डा डी और स्मॉल डी, इन तीनों पर निर्भर करती है ये। और भी अपूर्णांक लेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो पहले तो इन तीनों पर, ये मुख्य बिंदु है 1 2 और 3, इन तीनों के ऊपर निर्भर करेगी। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई का मान निम्न राशियों पर निर्भर करता है। फ्रिंज चौड़ाई का मान यहां लिख लेते हैं अपन याद रखने के लिए। फ्रिंज चौड़ाई का मान निम्न राशियों पर निर्भर करता है। फ्रिंज चौड़ाई का मान निम्न राशियों पर निर्भर करता है। पहला तरंग दैर्ध्य ले लो, या कैपिटल डी ले लो, या स्मॉल डी ले लो। तो पहला हम लेते हैं तरंग दैर्ध्य पर। पहला किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य। तो फर्स्ट है हमारे पास तरंग दैर्ध्य। पहला जो निर्भर कर रहा है वो तरंग दैर्ध्य पर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम तरंग दैर्ध्य में, कि क्या होगा, इसको अगर थ्योरी लिखेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? तरंग दैर्ध्य के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान तरंग दैर्ध्य लैम्डा के समानुपाती होता है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो यहां जाएगा फ्रिंज चौड़ाई, सब हम इसी से लिखेंगे, इस फॉर्मूले से। फ्रिंज चौड़ाई का मान तरंग दैर्ध्य, फ्रिंज चौड़ाई का मान तरंग दैर्ध्य लैम्डा की समानुपाती होता है। अर्थात फ्रिंज चौड़ाई क्या है? बीटा। बीटा इज प्रोपोर्शनल लैम्डा, मतलब फ्रिंज चौड़ाई का मान किसके? बीटा जो है वो तरंग दैर्ध्य लैम्डा के समानुपाती होता है। मतलब ये हो गया कि अगर तरंग दैर्ध्य का मान होगा तो फ्रिंज चौड़ाई का मान भी ज्यादा होगा।
तरंग दैर्घ्य का मान ज्यादा होगा तो फ्रिंज चौड़ाई का मान भी क्या होगा, ज्यादा। जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाएगी फ्रिंज चौड़ाई का मान भी बढ़ता जाएगा। समानुपाती का मतलब ये होता है जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रिंज चौड़ाई का मान भी बढ़ता जाएगा। अब दूसरा है हमारे पास स्रोत एवं पर्दे की दूरी। स्रोत एवं पर्दे के मध्य की दूरी। स्रोतों से पर्दे के मध्य की दूरी कैपिटल डी पर। जो स्रोत S1 S2 थे उनसे पर्दे के मध्य की दूरी कैपिटल डी पर। तो यहाँ पर क्या होगा, समानुपाती होगा डायरेक्ट, क्योंकि ये भी ऊपर आ रहा है तो ये भी समानुपाती होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि फ्रिंज चौड़ाई का मान, फ्रिंज चौड़ाई का मान इस पे कला संबंध स्रोतों, जो कला संबंध स्रोत है, कला संबंध स्रोतों से पर्दे की दूरी कैपिटल डी के समानुपाती होता है। फ्रिंज चौड़ाई का, फ्रिंज चौड़ाई का मान कला संबंध स्रोतों, कला संबंध स्रोतों से पर्दे के मध्य की दूरी कैपिटल डी के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। यह आ गया हमारे पास फ्रिंज चौड़ाई। दूसरा आ गया हमारे पास स्रोतों से, जो S1 S2 स्रोत थे वहां से लेकर पर्दे की दूरी कैपिटल डी, मध्य की जो दूरी है कैपिटल डी के समानुपाती होता है। तो क्या, फ्रिंज चौड़ाई का मान कला संबंध स्रोतों से पर्दे के मध्य की दूरी कैपिटल डी के समानुपाती होता है। अर्थात बीटा इज प्रोपोर्शनल कैपिटल डी। अगर पर्दे के मध्य की दूरी बढ़ाएंगे हम तो फ्रिंज चौड़ाई का मान भी बढ़ेगा। तीसरा है स्मॉल डी, जो है दोनों स्रोतों के मध्य की दूरी। थर्ड है हमारे पास कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी। कला संबंध कला संबंध स्रोतों के मध्य की दूरी स्मॉल डी पर। ये डायग्राम जब हमने बनाया था वहां पर सब चीजें थी ये कि तो फ्रिंज चौड़ाई का मान, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई का मान कला संबंध स्रोतों, फ्रिंज चौड़ाई का मान कला संबंध स्रोतों
के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात बीटा एक्सपोनेंशियल 1/d। ये तीनों ही हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्योंकि बीटा दिस इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्डा पर निर्भर करता है तो डायरेक्ट समानुपाती है, तो लैम्डा बीटा लैम्डा के समानुपाती हो गया, बीटा कैपिटल डी के समानुपाती हो गया, बीटा 1/d के बीटा स्मॉल डी के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, मतलब बीटा एक्सपोनेंशियल 1/d। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये इनके ऊपर निर्भर करता है। अब इसमें ये पता होना चाहिए लैम्डा तो तरंग दे रहे, डी कहां से कहां तक की दूरी है, स्मॉल डी कहां से कहां तक की दूरी है, ये हमें पता होना चाहिए। अब और इसमें अपन पॉइंट बढ़ाना चाहे तो एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं कि समस्त जो प्रयोग है, समस्त प्रयोग उपकरण वायु के स्थान पर अपवर्तनांक स्मॉल एन के माध्यम में किया जाए, तो इसका पूरा जो प्रयोग है अगला और लिख सकते हैं, यदि प्रयोग, एक्सपेरिमेंट है, यदि प्रयोग उपकरण, यदि प्रयोग का जो उपकरण है वह, यदि प्रयोग वायु के स्थान पर, यदि प्रयोग वायु के स्थान पर, यदि प्रयोग वायु के स्थान पर अपवर्तनांक स्मॉल एन, यदि प्रयोग वायु के स्थान पर अपवर्तनांक स्मॉल एन, यदि प्रयोग वायु के स्थान पर अपवर्तनांक स्मॉल एन के माध्यम में किया जाए, मतलब वायु के स्थान पर अपन स्मॉल एन अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रयोग करें, किया जाए, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है वो लैम्डा से घटकर लैम्डा बटे एन हो जाएगी। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा घटकर, मतलब कम हो जाएगी, घटकर लैम्डा अपॉन एन हो जाती है। लैम्डा से घटकर लैम्डा अपॉन एन हो जाती है। अतः न्यू फ्रिंज चौड़ाई, तो इसलिए अब नई फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, अतः इस स्थिति में नई फ्रिंज चौड़ाई, अतः इस स्थिति में नई फ्रिंज चौड़ाई क्या आ जाएगी हमारे पास, बीटा डेज बराबर, हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा घटेगी तो लैम्डा डेज हो जाएगा, बीटा डेज बराबर लैम्डा डेज कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब लैम्डा डेज क्या हो गया, मतलब लैम्डा थी पहले घट कर कितनी होगी, लैम्डा बाई एन, तो चूंकि लैम्डा डेज बराबर लैम्डा अपॉन एन, एन अपवर्तनांक के लिए, तो क्या हो गई हमारे पास बीटा डेज बराबर लैम्डा अपॉन एन मल्टीप्लाई डी अपॉन डी। तो इसको लिख सकते हैं हम बीटा डेज बराबर 1/n और लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, या इसको लिखा जा सकता है बीटा डेज बराबर जो पहले की फ्रिंज चौड़ाई है
अगर फ्रिंज चौड़ाई हो तो ये भी लिखा जा सकता है कि बीटा डेज बराबर बीटा अपॉन एन। अगर पहले की फ्रिंज चौड़ाई दे रखी है और बाद की फ्रिंज चौड़ाई पूछता है अपवर्तनांक माध्य एन अपवर्तनांक वाले माध्य में रखकर, तो उस फ्रिंज चौड़ाई में एन का भाग लगा देंगे तो फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी। ये जो हमारे इसके पॉइंट थे, अतः फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी पहले की अपेक्षा। तो ये फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता है, किस किस के ऊपर फ्रिंज चौड़ाई निर्भर करती है। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जो टॉपिक पढ़ा है हमने। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं हम। जैसे कोई क्वेश्चन ले लिया, यदि व्यतिकरण प्रतिरूप प्रकाश की न्यूनतम व अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात किसी व्यतिकरण प्रतिरूप प्रकाश की न्यूनतम व अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात 16:1 है, तो व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे दे दिया हमें कोई क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया, जैसे हमें कोई न्यूमेरिकल इसने कोई क्वेश्चन दे रखा है कि किसी व्यतिकरण प्रतिरोध किसी व्यतिकरण प्रतिरूप में प्रकाश की न्यूनतम व अधिकतम तीव्रता का अनुपात प्रकाश की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 16:1 है। या कोई भी न्यूमेरिकल चेंज करके कुछ भी दिया जा सकता है। अनुपात 16:1 है, मतलब कोई व्यतिकरण प्रतिरूप है और उसमें प्रकाश की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है 16:1 है। तो व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों है, तो व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है और तीव्रताओं का सिर्फ केवल तीव्रताओं का अनुपात पूछा, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात तो दे रखा है और तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है। हमने व्यतिकरण प्रतिरूप का गणितीय विश्लेषण पढ़ा था, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण वहां फॉर्मूले निकाले थे हमने। सबसे पहले तो जो दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन देखकर पता करके ये करना है कि क्या क्या में दे रखा है। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात तो हमें दे रखा है I मैक्सिमम
अधिकतम तीव्रता बटे आई मिनिमम न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है मैं 16/1 ये दे रखा है। ये लिखा हुआ है अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर 16:1 मतलब 16/1 ये दिया हुआ है। और हमसे तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? तीव्रताओं का अनुपात पूछा जा रहा है, ओनली तीव्रताएं। और हमसे पूछा जा रहा है कि I1 अपॉन I2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको निकालने के लिए क्या हम करें, I1 और I2 का मान हमें निकालना है। तो I1 I2 के लिए हम जानते हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो I1 बराबर A1 स्क्वायर और I2 बराबर A2 स्क्वायर, क्योंकि जो इनका नियतांक आएगा तो कट जाएगा। तो I1 अपॉन I2 बराबर A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। तो A1 A2 निकलना जरूरी है। तो ये फॉर्मूला हमें जो मान दे रखा उसी का फॉर्मूला लगाओ। ये देखो हम जानते हैं क्योंकि I मैक्सिमम बराबर होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर भी आ जाएगा, क्योंकि I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर अधिकतम जो तीव्रता निकली थी वो होती थी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अधिकतम तीव्रता होती है I मैक्सिमम बराबर I1 प्लस I2। निकाला था हमने कि I मैक्सिमम बराबर होता है I1 प्लस I2 और I मिनिमम होता है A1 माइनस A2। लेकिन हम जानते हैं तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो I मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो ये समानुपाती आएगा तो यहाँ क्या आएगा, कैसे के दोनों के कट जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास I मैक्सिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और I मिनिमम बराबर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 बटे A1 माइनस A2 और इसका कॉमन होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दे इसमें I1 I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का मान रख दें 16/1 और ये आ गया हमारे पास A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर, दोनों पक्षों का जैसे वर्गमूल लिया तो यहां पर देखिए हम वर्गमूल लेते 4/1 बराबर यहाँ आ जाएगा A1 प्लस A2 और ये हो गया हमारे पास A1 माइनस A2। वज्र गुणा किया तो वज्र गुणा करते क्या आएगा देखते हैं हम 4। वज्र गुणा करते देखते हैं क्या आता है 4 A1 माइनस A2 बराबर A1 प्लस A2। एक से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। तो 4A1 माइनस 4A2 बराबर A1 प्लस A2। A1 को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ तो 4A1 माइनस A1 बराबर A2, ये उधर गया तो प्लस का हो जाएगा 4A2। तो ये आ गया तुम्हारे पास 3A1 बराबर 5A2। मतलब 4 में से एक A1 गया तो 3 बचा और 4 में एक A2 जोड़ा तो 5। तो ये तो A1 और A2 का भाग इधर लगा दो A2, मतलब अंक संख्या इधर ले जाओ 5 और इसका उधर भाग लगा दिया 3, वापस गुणा करोगे तो बराबर। तो ये आ गया तुम्हारे पास A1 A2 का मान 5/3। अब तुम्हें तो तीव्रता निकालनी है I1 I2, तो चूंकि इसलिए I1 अपॉन I2 बराबर A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो यहाँ सिंगल ही चल रहा है। तो I1 अपॉन I2 बराबर A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया I1 अपॉन I2
और यहाँ आ गया अपने पास A1/A2 का मान कितना है 5/3 इसका होल स्क्वायर। ये आ गया I1/I2 बराबर 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, मतलब 25/9। कितना आ रहा है ये 25/9। तो ये हमारा आंसर होगा, मतलब 25:9 ये निकल गया। ये हमारा न्यूमेरिकल था। इस टाइप के न्यूमेरिकल भी बोर्ड पूछता है। तो जो हमने उसमें पढ़ा था वो न्यूमेरिकल था। अब कला संबंध स्रोत के ऊपर आ जाए। अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि इस कला संबंध स्रोतों के आयामों का अनुपात दे रखा है। तो आयाम से भी इस क्वेश्चन को हम करके देख सकते हैं। तो आयाम से देखते हैं कितना आता है, क्योंकि तीव्रताएं मैक्सिमम अधिकतम तीव्रताएं देकर तीव्रताओं का पूछा है, और यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं देकर आयाम भी पूछ सकता था। अगर आयाम का ये तीव्रता देकर आयाम का अनुपात पूछा तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। लेकिन उसने क्या पूछा था, यहाँ पर तीव्रताओं का अनुपात पूछे, इसलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो कला संबंध स्रोतों की तरंगों के आयामों का, अब आयामों का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, दो कला संबंध, दो कला संबंध दो कला संबंध स्रोतों, दो कला संबंध स्रोतों की तरंगों, दो कला संबंध स्रोतों की तरंगों का आयाम, दो कला संबंध स्रोतों की तरंगों का आयामों या आयाम, दो कला संबंध स्रोतों की तरंगों की कर दो ना, के आयामों का अनुपात, मान लिया हमने 3:1 है। कितना है 3:1 है। कितना है 3:1 है। तो जो व्यतिकरण होगा है, तो व्यतिकरण में उत्पन्न फ्रिंजों की, तो व्यतिकरण में उत्पन्न फ्रिंजों, तो व्यतिकरण में उत्पन्न फ्रिंजों की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो व्यतिकरण में उत्पन्न फ्रिंजों की अधिकतम व न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये और इजी उससे भी। देखो क्या क्या दिया हुआ है, कला संबंध स्रोतों की तरंगों की आयामों का अनुपात दे रखा है। सॉल्यूशन में जो दे रखा है वो सबसे पहले हम लिखेंगे। आयामों का अनुपात मतलब A1/A2 कितना दिया हुआ है हमें 3/1, 3:1, मतलब A का मान 3 है और A2 का मान कितना है 1। और इधर देखिए हम, तो व्यतिकरण में उत्पन्न फ्रिंजों की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात मतलब I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम हमसे पूछ रहा है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो। तो देखें, इसलिए I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर वही यहां पर आ जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। जो नियतांक आता है ऊपर बटा में है, इसलिए ये इसका नियतांक इसका नियतांक दोनों कट जाएंगे, तो डायरेक्ट हम यही लिखेंगे
a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बटे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर a1 प्लस a2, a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है 1, a2 का मान 1 हो गया का होल स्क्वायर बटे a1 का मान 3 माइनस a2 का मान 1 होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 4 बटे 2, कॉमन होल स्क्वायर लगा दो, ऊपर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है तो इसका कॉमन होल स्क्वायर लगाया जा सकता है। तो कितना हो जाएगा ये देख लें एक बार, देखिए कितना हो गया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बटे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया ये देखें इसको, देखो इसको ध्यान से कितना होगा। तो कितना हो गया बेटा ये देखो, काट सकते हैं हम इसको, ये हो गया 2 बटे 1, 2 से ये 2 बार कट गया बटे 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 4 बटे 1, कितना आ गया ये 4 बटे 1। तो ये आ गया I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। तो ये आ गया हमारे पास 4 बटे 1, आ गया 4 बटे 1, ये हमारा आंसर होगा। ये आ गया 4 बटे 1 आंसर। ये हो गया। इस क्वेश्चन को देखें कि आंसर सही आया है गलत आया है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि सही है या गलत है। इससे रिवर्स क्वेश्चन चलाएंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ आंसर तो यही खत्म हो गया, लेकिन इसको मैं तुम्हें कि ये सही है या गलत है इसको भी हम चेक करना समझा देते हैं। हम जानते हैं चूंकि हमारे पास है चूंकि I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, क्योंकि I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर आ गया मेरे पास 4 बटे 1, कितना आ गया 4 बटे 1। तो हम जानते हैं ये I मैक्सिमम का मान हो गया, ये I मिनिमम का मान हो गया। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर वही a1 प्लस a2 का स्क्वायर और a1 माइनस a2 का स्क्वायर। तो कॉमन स्क्वायर लगा दे मैंने, तो चेक कर रहा हूँ केवल क्वेश्चन को ये आंसर आता है कि नहीं आता है a1 अपॉन a2। तो देखें यहाँ रख दिया मैंने 4 बटे 1, यहाँ आ गया a1 प्लस a2 और बटा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल लेने पर 2 बटे 1 और यहाँ बचा a1 प्लस a2 बटे a1 माइनस a2, वज्र गुणा किया तो 2 a1 माइनस a2 और ये हो गया a1 प्लस a2, वज्र गुणा कर दिया तो ये आ गया 2a1 माइनस 2a2 बराबर a1 प्लस a2, ये आएगा। तो देखो कितना आ रहा है ये, तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना आया उसको चेक कर ले हम, वज्र गुणा करके कितना आ रहा है ये उसको चेक करें। तो ये आ गया अपने पास 2a1 इधर लिया तो माइनस a1 बराबर a2 और प्लस 2a2, ये आएगा। तो ये आ गया हमारे पास a1 बचा यहाँ पर और यहाँ बचा तो एक 3a2, ये बचा हमारे पास 3a2, यहाँ कुछ नहीं 1 है तो ये a1 और a2 का तो इधर भाग लगा दिया a2, ये 3 और a यहाँ इसका गुणांक क्या है 1 तो 1 का भाग लगा दिया। तो a1 अपॉन a2 बराबर 3 बटे 1, a1 अपॉन a2 बराबर 3 बटे 1, तो a1 अपॉन a2 बराबर 3 बटे 1 ये हमें दिया गया था और इससे हमने ये मान निकाला था। तो मतलब ये जो आंसर आया हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इससे हमने इसको चेक भी कर लिया। अब अगले क्वेश्चन और हम करेंगे, ये तो कर लिया हमने व्यतिकरण प्रतिरूप से, यानी कि दूसरे प्रयोग से जो व्यतिकरण विश्लेषण किया था हमने गणितीय विश्लेषण उस पे आधारित अब हम फ्रिंज चौड़ाई पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने ले लिया यंग के दूसरे प्रयोग में 2 स्लिटों के मध्य की दूरी
एक क्वेश्चन में तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं जिसे आपको करके लाना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको मैच करना आपने दे रहा हूं करने, आपको करना है ये यज्ञ के क्वेश्चन नंबर 3, यज्ञ के द्विस्लिट, यज्ञ के द्विस्लिट प्रयोग, यज्ञ के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों स्लिटों के मध्य की या दो स्लिटों के मध्य की दूरी, यज्ञ के द्विस्लिट प्रयोग में दो स्लिटों की मध्य की दूरी 0.2 mm मिलीमीटर, मतलब यज्ञ के द्विस्लिट प्रयोग में दो स्लिटों के मध्य की दूरी, दो स्लिटों के मध्य की दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 0.2 mm जब स्लिटों पर 8000, जब स्लिटों पर 8000 एंगस्ट्रॉम, जब स्लिटों पर 8000 एंगस्ट्रॉम, मतलब तरंग दे रखिए 8000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित हो रहा हो, का प्रकाश आपतित हो तो स्लिटों, आपतित हो तो स्लिटों से 1 मीटर, हो तो स्लिटों से 1 मीटर दूर स्थित, हो तो स्लिटों से 1 मीटर दूर स्थित पर्दे पर, तो स्लिटों से 1 मीटर दूर स्थित पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, तो 1 मीटर दूर स्थित पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम कि क्या क्या दिया हुआ है और फॉर्मूला लगा देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में जब इसको सोल्व कराऊंगा उसको मैच करोगे आप। आज क्लास में ड्रॉप करेंगे। थैंक्स।